बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल हुब्बे कल्ब बाय यमन इवा की किस्त नंबर 7 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और चलते हैं वीडियो की जानिब। वो अभी तक बेयकीनी से बैठी थी। आज किस्मत ने अचानक ही पलटा खाया था, यूं कि इसके असाब को झंझोड़ कर रख दिया था। अब जब इसे आज़ादी की उम्मीद तक नहीं थी, इसका निकाह कर दिया गया था एक ऐसे इंसान से जिसे वो जानती तक ना थी, मगर इतना जान गई थी इसके बाप ने अपने लालच के हाथों मजबूर होकर ये किया था। वो अपने इस तारीख घुटन ज़दा कमरे में बैठी थी जब इसके मुलाजमा खास इसके पास दौड़ी दौड़ी आई थी। वो जर्द सी पुरानी चादर उठाए इसे उड़ा गई थी और कह रही थी इसे आज से आज़ादी मिल जाएगी, अब इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आबिया को एक लफ्ज़ भी समझ ना आया था। वो तो बस मुंह खोले अपनी इस मुलाजमा को देख रही थी जिसका हर रूप अनोखा था। इसको तारीख ना उम्मीद ज़िंदगी में अचानक मोबाइल लाकर देने वाली, इसका इब्राहिम से रब्ता करवाने वाली, फिर मुश्किल में फंसने पर इसका मोबाइल छुपाने के बाद आज अचानक ही वो इसे इस तारीख से रोशनी में ले जा रही थी जिसका इसने तसव्वुर करना भी छोड़ दिया था। किसकी इजाज़त पर वो ये सब करती थी आखिर? बदरंग सबज लिबास पर जर्द चादर ओढ़े नाजुक सी आबिया तह खाने से निकलती सोच रही थी। रोशन घर में कदम रखते चंद लम्हे इसका जिस्म साकित रह गया था। बेयकीनी थी और खौफ था। क्या कुछ बुरा होने वाला था या बुराई का एहतताम हो रहा था? अभी वो समझ ना पाई थी कि कुदसिया इसीलिए नहायत पुरताइश ड्राइंग रूम में ले आई थी। सामने स्पाट नज़रों से इसे घूरता इसका बाप बैठा था और एक जानिब बड़े सोफे पर मुतनफ़िर सुर्ख आंखों से इसे तकती इसकी बड़ी बहन, जिसे आज वो 7 साल बाद देख रही थी। जर्द चादर में पूरी तरह से छुपी आबिया इन दोनों के तासरात पर कपकपा कर रह गई थी। इसका जी चाहा वहाँ से भाग जाए, इसी तारीख तह खाने में छुप जाए और किसी को नज़र ना आए, बस यही ठीक था इसके लिए। मगर कदम हिलने से इनकारी थे। मिस्टर लगारी, बाकी सब तफसील के ये कौन है यहाँ और इस हाल में क्यों है और मैं ये सब कैसे जानता हूँ वगैरह को स्किप कर देते हैं। गुजर जाने वाले वक्त का कोई सवाल या हिसाब नहीं लूँगा। मर्जिंग करना है तो डन करो और निकाह करके इसे मेरे हवाले करो और सबसे पहले इन पेपर्स पर साइन कर दो। इनकार का अब कोई जवाज़ नहीं। बहरहाल ये जिंदा और जावेद अब मेरे सामने है, जिसे पिछले 7 साल लोगों की नज़र में मुर्दा करार देकर तुमने अपनी कैद में रखा। ये बात याद रखना, मैं ये सब जानता हूँ। आबिया इस अजनबी भारी आवाज़ पर चौंकी थी। खौफ इसके हड्डियों तक में घुसकर इसे ठठरा गया था। कौन था वो जो किसी डील के अंदाज में बात कर रहा था? वो हर बात जानता था, हर बात जिता रहा था और इसका बाप जो इसके लिए फिरौन बना फिरता था इस अजनबी के सामने यूं सर डाले बैठा था जैसे ज़िंदगी इसके हाथों में हो और वो एक गलती पर सर कलम कर दिया जाएगा। कुदसिया ने एक तरफ सहारे से इसके साकित वजूद को सोफे पर बिठाया। फिर तारीख का सबसे हैरान कुन वाक़या हुआ था। इसके बाप ने अपने बिजनेस के 40% इसके नाम किए थे। इसका निकाह हुआ था और कोई मर्जिंग भी, मगर आबिया बेजान हो चुकी थी। तो ये तय था इसका बाप कभी इसका बाप नहीं बना और आज भी जाने किसके हवाले कर चुका था। इसके पास रोने को कुछ बचा नहीं था। इब्राहिम से राब्ता ख़त्म हो चुका था और नाना को शायद अब कभी नहीं मिल पाएगी, ना ही बता पाएगी इसके साथ क्या होता रहा और क्या कर दिया गया। सोचों में गुम आबिया को इसी मुलाजमा ने हिलाकर मुतवज्जा किया जो जाने कब से इसे पुकार रही थी। चलें, आपको सर बुला रहे हैं, वो बोलते हुए इसे उठा रही थी। आबिया ने एक नज़र सामने देखा, इसके बाप की जगह खाली थी और इस अजनबी की जगह भी। इसकी बहन भी कहीं मौजूद ना थी, मतलब ताल्लुक तोड़े जा चुके थे। इसको इस घर से निकल जाने का इशारा मिल चुका था। वो नहीं जानती थी ये सर कौन है और इसे इसकी मुलाजमा कैसे जानती है। वो सर झुकाए बेजान गुड़िया की तरह इसके साथ चलती घर से निकल आई थी। शफा पथराई नज़रों से बाप को देखने लगी। इसकी शादी में तब्दीली हुई थी। इसकी आज मेहंदी ना थी, कल का दिन जो कि फारिग होना था, अब इस दिन निकाह था, वो भी दखान के साथ। इससे अगले रोज़ जब रुखसती तय पाई थी अब वलीमा था। दुराब और इसकी फैमिली को माजरत कर दी गई थी। क्यों, कब और कैसे, ये सब इसे नहीं बताया गया। किससे पूछकर ऐसा फैसला किया बाबा? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मुझे ये शादी नहीं करनी। मारना है तो मुझे मार दें,
दुराब की फैमिली नहीं पसंद आई थी आपको? ओके, वहाँ शादी नहीं करनी, मत करें, कहीं मत करें, ये कहीं भी या कहीं भी करते, मगर दखान या नोयान भाई से हरगिज़ नहीं, इन दो भाइयों से बिल्कुल नहीं। शफा ने रोते हुए इल्तजा की। इसका इनकार सुना ही नहीं गया। इसकी बात यूँ सुनते रहे जैसे बच्चा कहानी सुना रहा हो, सर हिलाते गए। अच्छा, ओके, ठीक, और कुछ? शफा बोल बोल कर थक गई तो रेहान साहब ने आगे बढ़कर इसका सर थपथपाया। तुम्हारे लिए तुम्हारी पैदाइश से अब तक हमेशा परेशान रहा हूँ, तुम्हारी बीमारियों पर। जब वो हर बार लगता था कि तुम्हें खो दूंगा, हर बार अल्लाह के आगे सर झुकाते रोता था। मेरे पास पहले 2 बेटियां थी, मगर मुझे शफा भी चाहिए थी, ज़रूर चाहिए थी। मुझे लगता था मेरी सांसें तुम्हारे कमज़ोर वजूद में कैद हैं। तुम नहीं तो मैं नहीं, और आज तक वो यकीन बाकी है। तुम्हारी हर बात मानी है, हर काम जो मुझे तुम्हारे लिए बेहतर नहीं लगा, मगर तुम्हारा सुकून देखकर करने दिया। दुराब की फैमिली और लाइफस्टाइल नहीं पसंद था, मगर तुम्हारे लिए सब के समझाने के बावजूद मैंने हामी भर ली। सोचा शफा को हर चीज़ दी है, ये फैसला भी करने दूँ। ज़िंदगी में पहली बार शफा तुम्हारे लिए कुछ मैंने पसंद किया है, ऐसा फ़ैसला जिसने मुझे सुकून दिया है, इत्मीनान दिया है, और मुझे उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। रेहान साहब इसके आंसू साफ करते मुस्कुराकर बोल रहे थे, और शफा को लगा इसके हाथ बंद रहे हैं। ज़बान बंदी का ये अच्छा तरीका था। शफा के मुंह पर ताला लग गया था। जैसे इसने कहना चाहा, जहाँ अब तक हर बात मानी है, एक आखिरी बात मान ले। मगर इसके बाप की आंखों तक चमकती वो मुस्कुराहट वो पहली बार देख रही थी। इसके दिल में दखान के लिए शदीद गुस्सा उभरा था, मगर अल्फाज ज़बान तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए और शफा सर झुका गई। इसकी माँ ने खुशी से इसे सीने से लगाते खुद में बींच लिया था। वो अब तक दखान के ना सामने गई थी ना ही मिली थी। इसने सोचा था इसे बता देगी, अगर वो इतना अरसा इग्नोर कर सकता है तो वो भी मिले बगैर ही रुखसत हो जाएगी। मगर यहाँ सब उल्ट हो गया था। इस इंसान ने इतने साल इसे इग्नोर करके अब इसका हर रास्ता खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। शफा ऐसे आसानी से हार मानने को तैयार ना थी। दखान अपने रूम में खड़ा अपने कपड़े सेट कर रहा था। सब पुराने कपड़ों का साइज़ छोटा था, वो सब निकाल कर एक तरफ करते। जो सामान मौजूद था वो सेट कर रहा था। बाकी शॉपिंग करने का इरादा बना चुका था। दर्द से दरवाज़ा खुलने पर नागवारी से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दखान अपनी जगह जम गया था। सामने शोला बार आंखों से इसे देखती शफा लाइम कलर लिबास में इसके सामने थी। इतने अरसे बाद वो इसे पहली बार देख रहा था। इसमें गैर महसूस सा फ़र्क आया था। कद काट करीबन वैसी ही थी। सफ़ेद चेहरे पर इस वक्त गुस्से की शिद्दत से सुर्खी छाई हुई थी, और बालों की ढीली फ्रेंच चुटियाँ आगे को डाले हुए थी, जिससे सिल्की बालों की लिटें निकल कर बिखरी हुई थी। दखान इसका बिखरा हुआ दिलकश सरापा देखता बेख्तियार मुस्कुराया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे शादी का ख्वाब देखने की? तुमने सोच कैसे लिया मैं तुमसे शादी करूँगी? इंतहा के घटिया हो, आते ही जान अजाब कर दी है मेरी। बड़ी हूँ 2 साल तुमसे। अगर तुम ये बात भूल चुके हो तो याद कर लो। मेरी शादी ख़त्म करने की जो घटिया हरकत की है ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अभी भी वक्त है। इज्जत सजाकर खुद इनकार कर दो। इसके कमरे में दाखिल होती वो इसके सामने पहुंचकर सख्ती से बोलती। इसी गुमान में थी जब दुकान इसके रोब झाड़ने और चढ़ाने पर जब्त करता सर झुका दिया करता था और बात मान जाया करता था। दुकान ने इसके अल्फाज और पुराने लहजे पर इसे बगौर देखा। इस शफा का सब कहते थे वो बड़ी है। दखान का जी जहाँ कहकल गए। और आपको क्यों लगा कि मैं आज इतना हंगामा करने के बाद अब जाकर इनकार करूँगा, जब मेरी बात मान ली गई है? दखान सीने पर हाथ बंद सुकून से मुखातिब होता शफा को ठटकने पर मजबूर कर गया। तुम बदला ले रहे हो? क्या वजह है? क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, अगर कोई बात हुई है, मेरी कोई बात या मेरा पुराना रवैया याद करते बदला ले रहे हो तो ओके, आई एम सॉरी। मैं अपने रवैये पर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने बहुत तंग किया तुम्हें और हुंजा को मुझे शर्मिंदगी है, मगर ये सब सही नहीं है। शफा अपने लहजे में नरमी समोए इससे कह रही थी। आप बिल्कुल नहीं बदली शफा। आपको क्या लगता है इन बचकाना बातों पर इतना बड़ा फैसला करूँगा? ये हैं आप और आपकी बचकाना बातें, और सबको लगता है आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं, और मुझे इस फैसले को एक बार सोचना चाहिए। दखान ने आंसी दबाकर दिलचस्पी से इसे देखा। शफा का चेहरा खिफ़त से मज़ीद सुर्ख हो गया। यह बदला नहीं है। किस बात का बदला? अगर समझे तो ये मोहब्बत है, अगर ना समझना चाहें तो कोई बात नहीं, एक दिन समझ आ जाएगी। अब तो आप यही रहेंगी मेरे पास। वो कंधे उचकाता इतने आराम से इस पर धमाका करता पीछे हुआ। शफा का मुंह खुल गया। क्या बकवास कर रहे हो? बड़ी हूँ तुमसे, ये क्या घटियापन है? शफा दबा दबा चिल्लाई। गुस्से और बेबसी से इसका बुरा हाल हो रहा था। ना घर वाले मानने को तैयार थे और सामने खड़ा वो जिद्दी लड़का। शफा का जी चाहा खुद को ख़त्म कर ले। सबको किया मुंह दिखाएगी, फ्रेंड्स और रिश्तेदार सब क्या सोचेंगे इसके बारे में? दखान छोटा था, इससे
और ये बात इसे शर्मिंदा कर रही थी, मगर कोई समझने को तैयार ना था। मेरी बात सुने, आप अब भी मायों में हैं और कल हमारा निकाह है। बार बार ये घटिया की रट लगाने की ज़रूरत नहीं है। निकाह कर रहा हूँ, गुनाह नहीं। दखान इस बात पर भड़क ही तो गया था। पल में इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली थी। मैं तुमसे बड़ी। शफा इसकी भड़क जाने पर झाग की तरह बैठी बौखलाकर बोलना चाह रही थी, जब दखान ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए सामने लगे वॉल मिरर के सामने किया। यहाँ देखकर बताए कितनी बड़ी हैं। इसके ऐन पीछे खड़ा होकर वो पूछ रहा था। इसकी दराज कद के सामने शफा गुड़िया जैसी नाजुक और छोटी लग रही थी। लड़कियां छोटी ही लगती हैं, मेरे साथ ये चलाकी मत करो। मैं जानती हूँ उम्र में बड़ी हूँ। शफा इसे धक्का देती दूर हुई और तब कर कहा, जानता हूँ बड़ी हैं, इसीलिए कभी तंग नहीं किया। आपने मुझे छोटा समझा और मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। ओके, सब समझता हूँ, पहले नहीं सोचा, अच्छी बात है। अब निकाह होगा तो सोच लेंगे। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आपको यहाँ मेरे रूम में इस वक्त रहना अच्छा लग रहा है तो खड़ी रहें। इनफैक्ट हेल्प करवा दे, मुझे वार्डरोब सेट करनी है। वैसे भी इन फ्यूचर ये सब आपको ही करना है। लापरवाही से बोलता दखान शौखी से मुस्कुरा रहा था। शफा इसकी डिटाई और उल्टी सीधी बातों पर वो गुस्से से पलटी इसके कमरे से निकल गई। दखान ने इसके जाने पर गहरा सांस भरा। वो जानता था शफा नहीं मानेगी, मगर वो इतनी शिद्दत से एतराज़ करेगी ये अंदाज़ा नहीं था इसे। वो गाड़ी से टेक लगाए मुंतज़िर खड़ा था। आज वो मुकम्मल इसके नाम हो चुकी थी, जिसकी जिम्मेदारी वो पिछले कुछ अरसे से सामने आए बिना निभा रहा था। अवीम ने सामने देखा तो वो इसी जर्द चादर में लिपटी कुद्सिया के साथ आ रही थी। अवीम यकटुक इसे अपनी तरफ देख रहा था। वो खुली फिजा में आते ही बुरी तरह घबराई थी। गहरे गहरे सांस भरती, वो जैसे सांस लेने की कोशिश कर रही थी। वो 7 साल बाद इस तारीख और छोटे से बंद कमरे में कैद रही थी। इसे इस रोशनी और खुली हवा की आदत नहीं रही थी। इसका जिस्म बुरी तरह लड़ने लगा। सामने आकर रुकी और कुद्सिया नामी मुलाजमा अवीम की हिदायत के मुताबिक वहीं से निकलती चली गई। वो पूरी तरह चादर में लिपटी थी, चेहरे तक छुपा था। नाजुक सफ़ेद मरमरी हाथों की उंगलियां आपस में सख्ती से बिंची थी। इसके हाथ ऐसे थे जैसे सफ़ेद कॉटन के मुलायम तराशे हुए हाथ हों। इसकी मुलायमत देखकर ही साफ जाहिर हो रही थी। वो अज हद घबराई हुई कुछ फासले पर रुक गई थी। लरजता जिस्म और रुकती सांस की वजह से हरकत करना मुश्किल तरीन हो रहा था। अवीम ने बेसख्त आगे बढ़कर इसके लरजते कांपते वजूद को खुद में समेटते हुए फासला मिटा दिया। आबिया इस हरकत पर दम बखुद रह गई। अवीम इसके गिर्द बाजू फैलाए, इसके सर पर थोड़ी टिकाई। इसका सर थपथपाता जैसे इसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। इसके अंदर तक जलती बेचैनियों को एकदम जैसे ठंडे पानी से बुझा दिया गया था। इसे यूँ लगा जैसे पैरों तले तपते सहरा की चलती रेत ठंडे पान के चश्मे में बदल गई हो। जैसे वो अचानक तपते सहरा में किसी ठंडी छाँव वाले दरख्त के नीचे आन रुका हो। सीने से लगे नाजुक वजूद के लम्स में सुकून था और बेहद था, इतना कि वो जगह वक्त और मौका तक भुलाए सुकून से खड़ा था। आंखें हैरत से फैलाई। आबिया का जिस्म बुरी तरह लर्ज रहा था। इसे लगा वो बेजान हो जाएगी। बुरी तरह घबराकर इसने खुद को इस पर पुरशिद्दत पनाह से निकालना चाहा तो अवीम जैसे नींद से जागा। सॉरी, मेरे साथ आ। अवीम माजरत करता इसका हाथ थामकर इसे गाड़ी में बिठा चुका था। आबिया नहीं जानती थी अब जिंदगी का कौन सा रुख सामने आएगा। वो बाप के घर से निकाल देने जैसा रुखसत हो चुकी थी और जिसके हवाले की गई थी वो अजीब इंसान फिलहाल अजीब हरकतें करता इसे बुरी तरह परेशान कर चुका था। ज़िंदगी हज़ार रुख बदलती है, तकलीफ़ और मुश्किलात भी आती हैं। सुना है ये सख्तियाँ रब की आजमाइश होती हैं। जो आजमाइश पर पूरा उतरे इनाम से नवाजा जाता है। ये इनाम इस दुनिया में भी मिल सकता है और यहाँ नहीं तो आखिरत में ज़रूर मिलता है। आबिया ने भी सब्र किया था, मगर अब देखना ये था कि आजमाइश ख़त्म हुई थी या मुश्किलों का एक नया सफ़र शुरू हुआ था। गाड़ी की सीट पर एक तरफ सिमट कर बैठी आबिया के लिए अपनी हालत दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा था। अवीम नासमझी से इसे देखने लगा। वो आज़ाद हुई थी, इसे कैद से निकाला गया था। इसे खुश होना चाहिए और वो परेशान क्यों है? कोई नहीं समझ सकता था इसे। एक अरसा अंधेरों में जीने वाली के लिए ये रोशनियां और इनको झेलना मुश्किल अमर हो रहा था। आदत बनने में वक्त लगना था। एकदम पलटा खाने वाली हालत से वो घबरा गई थी। गाड़ी एक झटके से स्टार्ट होती लकारी विला से दूर निकलती चली गई। गाड़ी झटके से रुकी तो आबिया ने चौंक कर स्याह शीशों के पार देखा। जानी पहचानी जगह ने इसकी तवज्जो खींची थी। कुछ पल तवक्कुफ के बाद दिमाग में झमाका हुआ था। ये इसका मोहल्ला था, इसके नाना का मोहल्ला, वो जगह जहाँ वो पली बड़ी थी। इस 7 सालों में काफ़ी तब्दील हुई थी। कुछ नए घर नए बने थे, कुछ घरों का फ्रंट बदला हुआ था। आबिया की साकित फैली नज़रें
गाड़ी से बाहर मनाजिर पर टिकी हुई थी। इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था, इसकी शदीद ख्वाहिश पूरी हो गई थी। एक बार, बस एक बार वो मोहल्ला, वो घर और नाना को देखे, मिले और फिर चाहे मर जाए। यही तो चाहती थी वो। अवीम में से यूं सब भुलाए बाहर तख्ता पाकर मुस्कुराया। शीशे पर बच्चों की तरह हाथ रखे वो पूरी शीशे की जानिब मुड़ी हुई थी। अभी तुम यहीं रहोगी अपने नाना के पास। मैं तुम्हें बहुत पहले ले आता, मगर मुझे ऐसा मौका चाहिए था जिससे तुम्हारे बाप से छुटकारा हासिल हो सके। अगर बिना सोचे समझे तुम्हें ले भी आता तो वो किसी भी वक्त तुम्हारी जान ले सकते थे। अब तुम अवीम खान की बीवी हो, ये याद रखना। अब तुमने सारी ज़िंदगी अवीम खान के साथ रहना है। अब तुम महफूज हो, मगर अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता। वो इसे देखता बोल रहा था, जबकि वो इस तरह रुख फेरे साकित से इसकी बातें सुनती जा रही थी। अवीम खान कौन था और क्यों इसके लिए इतना कुछ कर रहा था? आखिर इसे जानता कैसे था? बहुत से सवाल थे जिनका जवाब इसे चाहिए था, मगर सवाल करने की हिम्मत ना थी। आबिया इसकी बातों के दौरान यही सोचती जा रही थी जब इसने आगे बढ़कर शीशे पर टिके इसके दोनों हाथ नरमी से थाम लिए। आबिया को झटका सा लगा था। इस इंसान के लम्स में जाने क्या था, इसके छूने पर वो लर्ज जाती, चेहरा बुरी तरह तप जाता था। अभी तुम अपने नाना के पास जी भर कर रह लो। मैंने अपनी फैमिली के बगैर निकाह कर लिया है, ये ज़रूरी था, मगर अब बाकायदा शादी करके ले जाऊंगा तुम्हें, ताकि सब जान ले तुम अवीम खान की बीवी हो। इसके सर्द हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुस्कुराया, जबकि आबिया कुछ भी सुने समझे बिना इसके हाथों में कैद अपने हाथों को फटी फटी आंखों से देखे जा रही थी। लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत को यकीनी बनाऊंगा। तुम मेरे दिल में ख़ास जगह रखती हो, लव। वो इसके हाथ अपनी आंखों से लगातार धीमे लहजे में बड़बड़ाया था। आबिया के हाथ लर्जे। इसने अवीम की नर्म गिरफ्त से अपने हाथ खींच लिए। मैं राब्ता में रहूँगा तुमसे, अपना ख्याल रखना। इसके हाथ छुड़वाने वाली हरकत पर वो मुस्कुरा कर बोला और आबिया को मोबाइल जो कुत्सिया इसके हवाले कर चुकी थी इसके हाथ में दे दिया। वो जो सबसे अपने मूड के मुताबिक बात करता था, इंतहा का मगरूर और रूड इंसान इस वक्त बिल्कुल अलग रूप में था। आबिया की हर हरकत, हर अंदाज इसे दिल से करीब तर महसूस हो रहा था। वो डोर अनलॉक कर चुका था, अब जर चादर में लिपटे इस नाजुक वजूद को देख रहा था, जिसका चेहरा अब तक ना वो देख पाया था ना देखना चाहता था। अभी वो इसे साथ नहीं ले जा सकता था, अभी वो इसे देख कर बेख्तियार नहीं होना चाहता था। इसे छुपे रहने में ही भलाई थी। अभी पर्दा ही ठीक था इसके दरमियान। अबिया ना समझी और कन्फ्यूजन से गाड़ी के डोर को हाथ मार रही थी। अवीम ने इसकी परेशानी को समझते हुए इसकी तरफ झुक कर डोर खोला। इसके इतना करीब आ जाने पर क्लोन की खुशबू ने आबिया को जैसे अपने घेरे में ले लिया। वो सांस रोक गई। अवीम ने लबों से इसका सर छुआ और पीछे हुआ। जबकि आबिया खुले डोर से बाहर कदम रखती, बिना रुके और बिना पीछे देखे लड़खड़ाती हुई स्याह पुराना गेट अबूर कर गई, जो आज भी पहले रोज़ की तरह खुला हुआ था। अवीम इसकी फुर्ती पर बेख्तियार हंसा था। सीसीटीवी फुटेज जमा करो और कुछ गाड़ियां चुन लो डैश कैमरा की रिकॉर्डिंग लेने के लिए। व्लादिमीर अपनी एक टीम को लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर रहा था। वो अपने ऑफिस में टहलता, जैसे जैसे बोलता जा रहा था सारी टीम तेज़ी से सिस्टम हैक किए फुटेज और गाड़ियों के नंबर निकालते जा रहे थे। इस गाड़ी का नंबर नोट करो और इस रिकॉर्डिंग के साथ अटैच करो जो दिखा रही है कि लड़की अगवा हुई है, और रिपोर्ट सारी कॉपी करो और मुझे भेज दो। व्लादिमीर की टीम ने चंद घंटों में ही रिपोर्ट तैयार कर ली। एक बड़ी गाड़ी के डैश कैमरे से ली हुई वो रिकॉर्डिंग पहले ही इसके पास मौजूद थी। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक अंडर पास में स्याह गाड़ी ने एक्सीडेंट वाली गाड़ी को रोक कर वहां से दो नाजुक वजूदों की जगह बदली थी। ऐसा तेज़ी से हुआ था और करने वाले स्याह लिबास वाले 3-4 निकाब पोश थे। वाज़ह था कि सालिक अकियान खान की बेटी जिंदा है। इस हादसे में मरने वाला वजूद कोई और था। व्लादिमीर ने बगौर हर चीज़ का जायज़ा लिया और वो सब कुछ अटैच करके एक फ़ाइल बनाई। सालिक अकियान ने इसे ये केस देते हुए रिक्वेस्ट की थी, इसे जल्द अज जल्द रिजल्ट चाहिए। इसकी बेचैनी सही थी। अगर इसकी बेटी ज़िंदा थी तो वो कैसे आराम सुकून से बैठा रह सकता था। इसने अमेरिका के सबसे महंगे मगर तेज़ तरीन गैंग जैसे दुनिया ईगल टीम के नाम से जानती थी इसे हायर किया था। ईगल टीम नहायत महंगी गैंग थी। एक आम इंसान तो इन्हें लॉयर हायर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सालिक ये काम खुद कर लेता, मगर इसे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता और इसे खौफ था वो देर करके इरमा को खोना दे। ये सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए भी जाने कितना वक्त लगता। ये अमेरिका था, यहाँ कानून के साथ चलना पड़ता था। इन गाड़ियों को ढूंढना इस अकेले के लिए मुश्किल तरीन था, मगर ईगल टीम ने पूरा काम चंद दिन में ही मुकम्मल कर लिया था। सालिक अभी मुंतज़िर ही था जब इसे पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ईमेल की गई थी। अपनी टीम को पेमेंट
दे कर वो फारिग करके भेज चुका था। इनका काम बज़ाहिर बहुत क्लीन और इजी था, मगर अंदर ही अंदर इसमें बेहद बेजुताब थे और कभी कभी मुसलसल कानून तोड़ा जाता था। टोटल इलीगल वर्क, मगर वो पुलिस के हाथ नहीं आते थे। इनका काम बड़ी सफाई से होता था। व्लादिमीर सब काम का सेटअप रेडी करके ही अपनी एक टीम को बुलाता था जिसकी ज़रूरत होती। काम होते ही टीम मेंबर्स अलग अलग हो जाते। वो आम लोगों की तरह छोटी मोटी जॉब्स करते, एक आम शहरी के तौर पर रहते थे। इनके एक केस पर काम करने पर इन्हें इतना पैसा मिलता कि वो एक साल आराम से बैठकर ऐश करते गुजार सकते थे। मगर व्लादिमीर ने किसी को फ्री रहने की इजाज़त ना दी थी। इसको पैसा उड़ाने के लिए भी कवर वर्क करना ही पड़ता था। हर बार केस मिलने पर इसके हिसाब से एक टीम सेलेक्ट करना, मर्डर सिस्टम हैकर्स या फिर डिटेक्टिव, ये टीम सेलेक्ट होती। एक प्राइवेट नंबर से सब मेंबर्स को एक साथ एक ही मैसेज मिलता था, बर्ड्स आर रेडी टू फ्लाई। ये मैसेज कोड वर्ड थे काम पर आने के, और इन्हें अपनी जॉब से ऑफ लेने की ज़रूरत ना थी। केस पर काम हमेशा रातों को जाग कर किया जाता था। एक गोल बिल्डिंग के बेसमेंट में स्याह कलर्स स्कीम वाले इस रूम में सब सामान मौजूद होता और वहां बैठकर काम किया जाता। व्लादिमीर एक एयरपीस से सबको हिदायत देता रहता, मगर सामने नहीं आता था, जिसकी वजह से आज तक इसे किसी ने देखा नहीं था। मगर इस गैंग का मास्टरमाइंड वो एक ही इंसान था, व्लादिमीर, जो बिल्कुल जवान था। अपने ऑफिस में सर पकड़े बैठे सालिक अकियान खान की बेचैन धड़कनें हर दस्तक, हर कॉल और हर मैसेज या ईमेल की नोटिफिकेशन टोन पर रुक रुक जाती थी। एक एक पल जैसे पुल से रात पर गुजर रहा था। दिल हर धड़कन पर दुआ गो था कि इरमा जिंदा हो। एक उम्मीद, एक आस के बाद फिर से वो इरमा के मर जाने की खबर नहीं सुनना चाहता था। इसने अभी ये खबर सबसे छुपाई हुई थी, मगर वो ठटका इस रोज़ था जब अवीम ने भी इसे वही सवालात किए थे जो इरमा की मौत के कुछ अरसे बाद किसी अनजान नंबर से कोई टिप मिलने पर इसके दिमाग में शिद्दत से गूंजे थे। क्या इरमा जिंदा है डैडी? ऐसा क्यों लगता है कि वो मरी नहीं? मेरा दिल टूट कर नहीं बिखरा और मेरी सांसें भी नॉर्मल चल रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन है इरमा मर गई है? अगर ये सच है तो मैं क्यों अंदर से पीस फील करता हूँ? अवीम के पूछने पर सालिक कुछ पल तो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। आई नो नाउ, आप बदला लेने नहीं गए, आप कंफर्म करने गए हैं, इसीलिए इसे लेकर आइएगा वापस डैडी। बेस्ट ऑफ लक। अवीम के अल्फाज ने इसके गिर्द घेरा डाल दिया था। वो जो घुटन से महसूस करता अकेला ये सब फेस कर रहा था, यूं लगा अवीम ने इसका हाथ थाम लिया था, इसे घुटन से निकाल लिया था। सालिक नम आंखों से मुस्कुराया। अवीम हमेशा इसके लिए उम्मीद बन जाता था। जब कभी इसे लगता था वो हार जाएगा, अवीम इसकी हिम्मत बन जाता था। अब भी बिना कहे वो इसके साथ खड़ा हुआ था। अब वो अकेला नहीं था जो मुंतजिर था। अब दिल उम्मीद की रोशनी तलाश कर रहा था। अब जो भी खबर मिलती सुनने और सहने वाला वो अकेला ना होता। ईमेल मिलने पर हमेशा की तरह इसकी हिस्सियात तेज़ हुई। इसने पूरी फुर्ती से अपना लैपटॉप अपने सामने किया और ईमेल चेक करने लगा। ईगल की ईमेल खोलते ही इसका दिल बुरी तरह धड़का। जैसे जैसे इसकी नज़र इस रिपोर्ट पर पड़ती गई, इसकी धड़कनें शोर मचाती गई। इसने कपकपाती तेज़ी से भेजी अटैच्ड वीडियो ओपन की और इसकी आंखें साकित रह गई। इरमा इज़ अलाइव, शी इज डोंट डाई। ओ अल्लाह! साली की आंखें खुशी से भर गईं। यह खबर ही ऐसी थी जिसे मरते हुए इंसान की ज़िंदगी से नवाज दिया जाए, जैसे प्यासे को ठंडे पानी का चश्मा सौंप दिया जाए। इनाम दिया गया था अल्लाह की तरफ से, आजमाया गया था इसका सब्र और इसका यकीन, और खुशी ये थी कि वो कामयाब ठहरा था। अब इसे जल्द इरमा को तलाश करना था, इसे अवीम को बताना था, मगर इरमा को तलाश कर लेने से पहले और किसी को इल्म नहीं होने देना चाहता था। इसका अमेरिका आकर दोबारा तलाशना ज़ाया नहीं गया था, इसे नवाज दिया गया था। मगर कौन जाने इसे इरमा के ज़िंदा होने की खबर के बाद इरमा ज़िंदा मिलती या ज़िंदगी से हार चुकी बेटी का वजूद लिए एक बार फिर से खाली हाथ जाना पड़ता, कौन जाने। निकाह की रस्म हो चुकी थी। सब पुरानी बात भुलाए खान को मुबारकबाद दे रहे थे। अंदर कमरे में बैठी शफा को बड़ी औरतों ने सीने से लगाकर दुआएं दी, जबकि लड़कियों की छेड़छाड़ मुसलसल जारी थी, जो इसे सरासर अपना मजाक और तमस्खुर लग रहा था। कब से लब बीन से गुट गुट कर रोती शफा का जी चाह चीख चीख कर रोए, इतना कि सब कुछ पल के लिए खामोश हो जाए और इसे अकेला छोड़ दें। किस्मत ने अजीब मजाक किया था इसके साथ। इसे लगा अब तक लाड से पालने का सिला वसूल कर लिया गया था सबने। इसने घूंघट की तरह पीले दुपट्टे में से ज़रा सा सर उठाकर सबको देखा। हर चेहरे पर
खिलखिलाहट और खुशी ही नजर आई थी। आखिर वो लोग इतने लापरवाह क्यों बन गए थे? किसी को भी इसका ख्याल क्यों नहीं? इसके साथ नाइंसाफी हुई थी, इस पर जबर हुआ था। इस नए दौर के मॉडर्न और हर बात मानने वाली आज़ाद ख्याल फैमिली में इस लड़की को ज़बरदस्ती निकाह करके अपने से छोटे लड़के के साथ बांध दिया गया था, और किसी ने इसके हक में आवाज़ नहीं उठाई थी। क्यों? किसी ने भी नहीं पूछा वो खुश है या नहीं। इसके चेहरे पर छाई उदासी और रोती आंखों को देखकर भी सब अनजान क्यों बन गए थे? क्या खान सब के लिए इसकी खुशी से कहीं बढ़कर था? सबसे बदगुमान होती शफा बच्चेगाना सोचों के जेरे असर फिर से रोना शुरू कर चुकी थी। जब लाइला बेगम और हाला बातें करती इसके आप पास आकर बैठी। अब खुश है ना आप लोग? मेरी परवाह किसी को नहीं। आप सबको इस नवाबजादे की खुशी की पड़ी है। वो लड़का है ना, घर छोड़ने की धमकी देकर सबको अपनी तरफ कर लिया। यही मैं कह देती कि घर छोड़ दूंगी तो सब ने करैक्टरलेस कहकर उल्टा मुझे ही डांटना था। घूंघट उलट कर लड़ाकों औरतों की तरह जो बोलना शुरू हुई। हाला का मुंह खुला रह गया, जबकि लाइला बेगम बुरी तरह बौखला गई। सिसकियां भर भर कर बोलती अपनी जज्बाती और कम अकल बेटी की हरकत पर वो जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। अल्लाह ना करे, हम क्यों करैक्टरलेस कहेंगे? मैं अपनी इनोसेंट बेटी को अच्छे से जानती हूँ। अभी तुम जज्बाती हो रही हो बेटा, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। देखना ज़िंदगी में आगे जाकर तुम इत्मीनान मुतमईन हो जाओगी और तुम समझ जाओगी कि हमने खान की परवाह की है या तुम्हारी। हाला ने नरमी से बोलते हुए इसे सीने से लगाया था। शफा अपनी बेलगाम ज़बान पर शर्मिंदा हुई थी। मगर यह गलत हुआ है। दुराब का क्या कसूर था? आप सब जानते हैं दुराब के साथ शादी में मेरी मर्जी शामिल थी। फिर दखान? शफा ने नाराज़गी से बोलते हुए दखान का नाम लेते हुए दांत यूं कचकाए जैसे वो दांतों के दरमियान हो तो इसी को कच्चा चबा जाए। दुनिया में कितनी शादियां टूटती हैं, आकर बारातें लौट जाती हैं, निकाह टूट जाते हैं, तो क्या वहाँ हमेशा ना किसी का कसूर होता है? अक्सर लड़कियां या लड़के बिला वजह रिश्तों की चक्की में पिस जाते हैं। पे ये सब बस किस्मत का खेल होता है। अल्लाह ने तुम्हें जिसका नसीब बनाया था इसी को मिल गई हो। अब एक और फजूल बात ना सुनूं मैं। लाइला बेगम इसकी बात पर अच्छी खासी तप गई थी। एक निकाह को लेकर वो पिछली रात से रोना धोना डाले बैठी थी। दुराब की फैमिली किसी लिहाज से इसके काबिल ना थी, मगर सब खामोश रहे। और अब जब दखान की जिद पर इसके अपने दिल भी मुतमईन थे तो शफा की उल्टी सीधी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। हाला ने बेबसी से शफा को देखा और लाइला बेगम को इशारे से खामोश रहने का कहा तो वो लब बींच गई। काम अपना हो और नाम किस्मत का लगा दो। शफा ने डिटाई से बड़बड़ाते हुए माँ का बीपी हाई किया था। हाला अब लाइला बेगम के गुस्सा को ठंडा करने में लगी हुई थी। हाला जानती थी जिसे ये फैसला अचानक किया गया है और इसकी शादी तोड़कर दूसरी जगह निकाह कर दिया गया है, इसकी नाराज़गी और एहतजाज पर हक था। मगर लाइला बेगम को इसकी बातों और बदतमीज़ी पर गुस्सा आ रहा था। वो भी समझती थी शफा एब्सेंट है, मगर ऐसी लापरवाही कि अपनी ही बन चुकी सास के सामने वो पिछले रिश्ते का रोना रो रही थी। शफा अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। हाथ पर मेहंदी से दुराब का नाम लिखा था और किस्मत में दखान लिख दिया गया था। इसे एक बार फिर से दखान पर शदीद गुस्सा आया था, मगर अब इसने सोच लिया था वो बाकी सबके सामने खामोश रहेगी और दखान को छोड़ेगी नहीं। रुखसती आज ही तय पाई थी, जिसमें हस्बे मामूल शफा ऐसे रोई थी कि सब बौखला गए थे। एक ही घर में ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक दखान के कमरे में जाने के लिए जैसे वो रोई थी। दूसरा कोई समझता या नहीं, मगर दखान बखूबी समझ गया था वो क्यों रो रही है। वो मुसलसल दखान को कबूल ना करने का खुल्लम खुला इजहार कर रही थी और दखान फिलहाल खामोश रहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था, मगर मौका मिलने पर वो भी शफा से एक एक बात का हिसाब लेने वाला था। इरमा ने स्लो पॉइजन की डोज लेकर शीशी को वार्डरोब में छुपा दिया था। इसका जिस्म निढाल सा हो रहा था। अपने दिमाग का पर वक्त इस्तेमाल करते हुए स्लो पॉइजन की डोज डेली लेने के बजाय एक दिन छोड़ कर ले रही थी। वो नॉर्मल हालत से भी ज़्यादा गैर महसूस अंदाज से खुद को ख़त्म करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इसे देखने वाले को कुछ गैर मामूलीपन महसूस हो। अगर ऐसा हो जाता शायद ये आखिरी मौका भी गंवा देती। वो निढाल सी बिस्तर पर गिरती बिल्कुल सीधी लेटी छत की डिज़ाइन को घूर रही थी। अवीम की छेड़छाड़ में छुपी केयर और प्यार, साली की बेपनाह मोहब्बत और लाड उठाना और दयाला का इसके गिर्द घूमते रहना, इसे सजाते रहना, सब इसके दिमाग के पर्दे पर उभरता। मंजर बदलते जाते, फिर फैल कर जैसे हवा में तहलील हो जाते। इसकी आंखों से बहते आंसू बहते बालों में जज्ब हो रहे थे और सिसकियों से लरसता वजूद हिचकियों की जद में था। दिल के रुक जाने का इंतज़ार बाकी था। जिस रोज़ सांसों की डोर टूटी, इन यादों से और बेबसी से छुटकारा हासिल हो जाना था। इसकी भीगी पलकें यादों के मनाजिर भी देखती भारी होती चली गई और वो रोते रोते ही सो गई। अभी इसे सोए चंद लम्हे गुजरे थे जब इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई दबे
पाँव चलता इसके बेड के पास आन रुका। बगौर इसके कमसुन चेहरे को देखते हुए आगे बढ़ा और इस पर झुका। पलकों पर ठहरी आंसुओं की नमी आंखों के गिर्द हल्के और चेहरे पर छाया जर्दपन। इसके चेहरे पलकों पर ठहरी आंसुओं की नमी आंखों के गिर्द हल्के और चेहरे पर छाया जर्दपन। इसके चेहरे की रानाई और दिलकशी जैसे वक्त के साथ कहीं खो रही थी। नाजुक से जिस्म में अब हड्डियां कुछ कुछ जाहिर होने लगी थी। इस पर झुककर करीब से इसका जायजा लेता वो सीधा खड़ा हुआ। तुम्हारी यादें तुम्हारा वजूद खा रही हैं। ऐसा लगता है तुम्हारा वक्त ख़त्म हो रहा है। वो तासुफ से नफ़ी में सर हिलाकर बड़बड़ाया और पलट कर चला गया। वो नीम तारीख कमरे में अकेली पड़ी रह गई। वो इतने लंबे अरसे के बाद नाना के सामने आई थी। निहायत बूढ़ा नहीं वजूद हड्डियों का ढांचा बना हुआ था और चेहरे पर यासियत के डेरे जमे थे। आंखों के बिना इंतजार में धुंधला गई थी। बूढ़ा खालिक दादा मुसलसल मौत से जंग लड़ता बस इसी के लौट आने के इंतजार में था गोया। जब वो बिस्तर पर पड़े बूढ़े नाना पर झुकी कई लम्हे एक दूसरे को साकित से देखते रह गए थे। वो साकित थी नाना की हालत पर। वो साकित थे इसके जिंदा लौट आने पर। मेरी आबो आ गई। मुझे यकीन था इस पर। इसने कहा था वो मेरी आबो को मेरे पास लाएगा। मुझे यकीन था वो सच्चा है। मैं जानता था वो कोल का पक्का इंसान है। मुझे उम्मीद थी आ जाएगी आबो। नाना की कपाती पुरजोश आवाज़ पर वो चौंकी थी। वो इसका कांपते हाथों से छूते महसूस कर रहे थे। यकीन कर रहे थे वो लौट आई है और इस बार ख्वाब नहीं था, ये सच था। बूढ़ी आंखों में लिखी नाउम्मीदी तो वो साफ देख चुकी थी, मगर नाना का दिल इस कदर पुरयकीन था। कैसे? वो किसकी बात कर रहे थे? आबिया नहीं समझ पाई थी। किसने कहा था नाना? किसने ये उम्मीद जगाई थी? वो इसके सीने पर सर टिकाए तजस्सुस से पूछ रही थी। वही जो मेरा वारिस बना रहा, जिसने मुझे तन्हा बूढ़े को संभाले रखा, मरने नहीं दिया, ना ही हिम्मत टूटने दी मेरी। नाना बोलते जा रहे थे। इनकी बूढ़ी आंखों से खुशी आंसू बनकर बहती रही। आबिया ने सुकून की गहरी सांस ली। वो जो कोई भी था वो जानना चाहती थी। इसने नाना का ख्याल रखा था, एहसान किया था, और वो लाख कम अकल या नादान थी, मगर एहसान फरामोश हरगिज़ ना थी। नाना की पनाह में वो हर खौफ भुला देने वाली थी। गुजरी रातों की स्याह खौफनाकी भी बुला देना चाहती थी। तय खाने में इसकी वो घुटन ज़दा पनाहगाह भी भूल जाना चाहती थी। अब रोशनियों की और खुली फ़िज़ा की आदी हो जाना चाहती थी। वो बहुत कुछ चाहती थी, मगर इस सब के लिए वक्त दरकार था। वो नाना का दिलो जान से ख्याल रखने लगी थी, मगर अब भी वो घर के सहन में नहीं निकलती थी। वो इतनी खामोश ज़ात बन गई थी कि इर्द गिर्द के लोगों को बूढ़े खालिक दादा घर में आने जाने वाले इस वजूद की खबर ना हो सकी थी। घर में हर ज़रूरत का सामान वाफर मिकदार में मौजूद था। इसके घर का वो पुराना छोटा फ्रिज बदल गया था। लार्ज साइज फ्रिज रखा था जो सामान से भरा हुआ था। खाने पीने की हर चीज़ का ढेर था, और कहाँ से आया था इस जैसी गायब दिमाग लड़की ने जानने की कोशिश तक ना की थी। वो सब इस्तेमाल करती खुश थी। मोहल्ले के एक दो अफराद और दूर मस्जिद के इमाम साहब खालिद दादा के दरीना दोस्त थे, जो अक्सर इन बूढ़े वजूद की खैर खबर लेने आ जाते थे, मगर अब तक कोई आबिया को देख नहीं पाया। वो किसी के सामने ना आती और अब लोगों की आदी नहीं रही थी। अब इसे लोगों का सामना करने से खौफ महसूस होता था। 7 सालों की आदत चंद दिन में कैसे बदल जाती। इसे अपना लंबा वक्त लगना था संभलने में। वो नाना के सोने के बाद इशा पढ़कर अपने कमरे में एक पुरानी चेयर पर टांगे समेट कर बैठी थी। मोबाइल पर पहले रोज़ से अब तक वक्फे से मुसलसल मिलने वाले मैसेजेस देख रही थी। इनमें कुछ वॉइस मैसेजेस थे जो बेहद मसरूफियत में भेजे गए थे, और कुछ रिटर्न मैसेजेस और वॉइस निहायत फुर्सत में भेजी गई थी। ये अवीम खान का नंबर था। पहले दिन वो इसका मैसेज मिलने पर बौखलाई थी, फिर कुछ वक्त के वक्फे से मैसेजेस आने पर बुरी तरह परेशान हो गई थी, मगर अब आदत हो चुकी थी। अब हैरत थी वो थकता नहीं, भूलता नहीं। इसे नाना के पास आए करीबन हफ्ता गुजर चुका था, और इस हफ्ते में किस लम्हा मैसेज भेजना वो नहीं भूला था। कैसी हो? क्या कर रही हो? तुम्हें याद कर रहा हूँ। क्या मुझे याद करती हो? तुमने कौन सा कलर पहना हुआ है? तुमने लंच किया, डिनर किया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और ऐसे बहुत से मैसेजेस जो वो भेज कर जैसे सारा वक्त इसे खुद से जोड़े रखता था। वो मैसेज सीन होता देख लेता था, मगर आबिया ने कभी जवाब नहीं दिया था। वो कभी कभी कुछ गा कर भी सुना देता। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, सहर ज़दा कर देने वाली। ये वो आवाज़ थी जिसकी एक दुनिया दीवानी थी, मगर अब अवीम खान की आवाज़ इस लड़की तक महदूद हो गई थी। वो नहीं जानती थी वो इतनी खुशनसीब है, मगर ये ज़रूर जानती थी वो प्यारा गाता है। भारी सहरज़दा आवाज़ में दिल को छू लेने वाले गीत जो आबिया को अपने गिर जुगनों की तरह महसूस होते थे। वो फ्री वक्त में इसकी आवाज़ सुनती थी, इसका सॉन्ग, या फिर भारी आवाज़ में किए गए सवाल, या फिर वो जुमला जो बहुत शिद्दत से कहता था, तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारी याद आ रही है। आखिर वो मिले ही कितना थे कि वो याद करने लगा था। इसकी दरमियान बात कब हुई? इसने देखा था ना,
اس نے دیکھا تک نہ تھا، مگر وہ کہتا تھا یاد آ رہی ہے، اور عابیہ اس بات کو بس ایک جملہ سمجھتی تھی، ایک روایتی جملہ ہے۔ اسے نہیں پتا تھا عویم خان کے لیے وہ لمحے نایاب تھے جب وہ سامنے آئی تھی، زرد چادر میں لپٹی، اس کی معمولی سی حرکات، نازک سفید انگلیوں کو پریشانی سے چٹکانا، گھبراہٹ میں لرزتا وجود، اس کے سینے میں کپ کپاتا نازک سراپا، اور اس کا لمس عویم خان کی روح پر رقم ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بے چینی سے، کچھ گھبراہٹ و خوف سے پہلو بدلنا، ہر ایک لمحہ اور ہر ایک حرکت عویم خان نے اتنی بار سوچی تھی کہ ازبر ہو چکی تھی۔ وہ بس اتنا سا حصہ پا کر ہی سارا دن کبھی ہنس پڑتا، کبھی اسے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ عابیہ کو ڈیلی وہ رات کو کھانا کھانے کی تاکید کرتا، پھر نائٹ وشز سینڈ کرتا، مگر آج شاید وہ بھول گیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، کھانا وہ کھا چکی تھی، اب سونے کا وقت تھا، مگر میسج نہیں ملا، جانے کیوں؟ عویم ارما کے زندہ ہونے کی خبر سن کر جیسے سب بھول چکا تھا۔ اس نے سالک سے ایک بات ڈسکس کی تھی، جس کی وجہ سے وہ عابیہ کو بھی میسج کرنا بھول گیا تھا۔ اچانک میسج ملنے پر سوچوں میں ڈوبی عابیہ کو جھٹکا لگا اور موبائل گرتے گرتے بچا۔ آئی ہوپ تم نے ڈنر کر لیا، گڈ نائٹ لو۔ عابیہ نے میسج پڑھا اور ہمیشہ کی طرح جواب نہیں دیا، مگر اس کے دل کے کونے میں ایک شکوہ ابھرا تھا۔ کیا وہ اسے بھول گیا تھا؟ آج لیٹ میسج کیا۔ اس کے میسج سین کر لینے پر عویم نے کال کر دی۔ عابیہ کے ہاتھ لرزے، آج پہلی بار وہ کال کر رہا تھا۔ کال کیوں کر رہا تھا؟ عابیہ پریشان ہوئی، وہ کیسے بات کرے گی؟ اس کی ہمت تو میسج پڑھ کر ہی جواب دے جاتی تھی، وہ ٹائپنگ تک نہیں کر پاتی تھی، اب کیسے کال پر بات کرے؟ وہ بھاری آواز جسے سن کر اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک جاتی تھی، جسے سن کر اس کا دل شور مچا دیتا تھا، اب وہ آواز سن کر کیسے بول پائے گی؟ عابیہ مسلسل آتی کال کو پریشانی سے دیکھتی رہی، کال بند ہو گئی۔ عابیہ نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا جب میسج ملا، مجھ سے بات کرو یار، میں ملنے آ جاؤں؟ وائس میسج پر ابھرتی دھمکی نے عابیہ کو اچھا خاصا ہلا دیا تھا۔ بھاری آواز میں سنجیدگی تھی، کال پھر سے آ رہی تھی، اس بار اس نے اٹینڈ کرنا پڑی۔ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ وہ کان سے لگائے اس آواز کو سن رہی تھی، مگر بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ جواب دو عابیہ، تمہاری خاموشی اب تنگ کرتی ہے، کسی ایک میسج کا بھی جواب نہیں دیا کبھی، جواب دو، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ خفگی جتاتا بول رہا تھا، لہجے میں روب کا رنگ جھلک رہا تھا۔ عابیہ بری طرح پھنسی، میں بس سونے والی تھی۔ وہ بھیگتی ہتھیلیاں مٹھی کی طرح بھینج کر آہستگی سے بولی۔ عویم اس کی نرم دھیمی آواز سن کر مسکرایا، اندر تک سکون اتر گیا، دل کو چھو لینے والا احساس جاگا تھا، لمبی مسافت کی تھکن لمحوں میں اتر جانے جیسا احساس، اور روح کو سکون دیتا احساس۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سکون سے آنکھیں موند کے کھانا کھایا تھا، اب نرمی سے پوچھ رہا تھا، اس کے پاس باتوں کا ڈھیر جمع تھا، وہ بس آج کی رات اسے سنتے رہنا چاہتا تھا۔ جی کھایا تھا، وہ ہمت کرتی بول رہی تھی، اس کے اپنے لیے فکر اچھی لگ رہی تھی، مجھے یاد کر رہی تھی نا، اسی لیے جاگ رہی تھی، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ مسکرا رہا تھا، اسے عابیہ کا بولنا اچھا لگ رہا تھا، وہ اسے تصور میں گھبراتا ہوا دیکھ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اتنا مختصر بول رہی تھی کہ عویم بے چین ہوا، اسے عابیہ کی نرم آواز کا لالچ ستانے لگا، اس کو بہت سارا سننا چاہتا تھا، اسے کھل کر بولتے دیکھنا چاہتا تھا، اس نازک وجود سے اس کی بہت سی امیدیں وابستہ ہونے لگی تھی، لالچ بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ بس ایک بھی لمحہ دیر کیے بنا وہ اسے خود سے قریب تر اور خود تک محدود کر دینا چاہتا تھا، مگر ابھی انتظار باقی تھا۔ عابیہ، عویم نے گہرا سانس بھر کر اسے نرمی سے پکارا تو وہ متوجہ ہوئی، اس پکار میں محبت، مان، شدت کیا کچھ نہ تھا۔ مجھے اپنا فرینڈ سمجھو، مجھ سے کھل کر بات کیا کرو، کیا پریشانی ہے؟ جو بھی محسوس کرتی ہو مجھ سے شیئر کرو، میں تمہارا ہوں اور تم مجھ پر ہر حق رکھتی ہو، مجھ سے بات کرو۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ نرمی سے اس کے سماعتوں میں رس گھولتا جا رہا تھا۔ عابیہ کی بنچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی پڑ گئیں، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، ایک ایسا انسان جسے پرواہ ہو، جو سمجھتا ہو، فکر کرے، جو آپ کو آپ سے زیادہ جاننا چاہے، وہ ایسا ساتھی تھی، وہ سراپا محبت تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، میں گھٹن محسوس کر رہی تھی، نیند نہیں آتی اب۔ عابیہ بے اختیار اپنی پریشانی شیئر کرتی رو پڑی، عویم کو لگا اس کا دل کسی نے مسل دیا ہو، وہ تڑپ گیا۔ عابیہ، میں ہوں نا، کیا میں آ جاؤں؟ پلیز ڈونٹ کرائی مائی لائف۔ وہ بے چین سا اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، عابیہ کی سسکیاں اسے آگ میں دھکیل رہی تھی، اسے لگا وہ جل رہا ہے، وہ مر ہی جائے گا۔ نہیں، مت آئے، مجھ سے بات کریں۔ وہ جو 7 سال اکیلی رہی تھی مگر کبھی گلہ نہیں کیا تھا، وہ اب ایک دم اکیلا محسوس کر رہی تھی، وہ جو اندھیروں میں رہتی تھی اب تاریک راتوں اسے جگاتی تھی، اس کے اندر وہ وقت ٹھہر گیا تھا، اور جو موسم ہمارے اندر رک جائیں وہ ہماری زندگی کا رنگ بدل دیتے ہیں، وہ ہمیں بھی بدل دیتے ہیں۔ اس کی روح میں بھی تاریخی اور تنہائی کا موسم بسیرا کر گیا تھا۔ وہ جس روز سے یہاں آئی تھی سو نہیں پائی تھی، نانا کا وجود اسے سکون دیتا تھا، زندگی کا پتہ دیتا تھا، مگر رات کو اس کے سو جانے پر
जैसे सब खौफ इसके गिर्द फैल जाते थे। अवीम इसे बातों में उलझाता गया, इससे छोटी छोटी बातें करता। वो सारी रात जागा और इसे एक लम्हे के लिए भी नींद ने नहीं छुआ। इस रात चांदनी हर वक्त सिसकती लड़की की मुस्कुराहटों को हैरत से देखा था। रात गवाह बनी थी, वो अब अकेली नहीं, अब इसे सहारा दिया जा चुका था। वो अभिया को सारी जिंदगी बैठकर सुनने को तैयार था। ये तो फिर एक रात की बात थी। फजर की अजानों की आवाज़ पर आबिया ने ठिठक कर दीवार पर खड़ी टिक टिक करती घड़ी को देखा। घड़ी ने इस उदास लड़की की आंखों में हैरत के साथ इत्मीनान का रंग देखा, वो रंग जो इसके लिए अजनबी था मगर अब इसकी आंखों में बस रहा था। वो इतना वक्त कॉल पर थी, वो कम बोली थी, झिझक कर बोली थी, मगर इसने बात की और इतना वक्त। वो हैरान ही तो रह गई। इसने हैरत का इजहार अवीम के सामने भी किया। फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, जाओ अपनी नमाज पढ़कर सो जाना और अच्छी नींद लेना, ब्रेकफास्ट में भिजवाऊंगा, तुम मत बनाना, गुड बाय लव। अवीम इसकी हैरत पर हंसी दबाकर नरमी से बोला और समझाकर कॉल काट दी। तो दोस्त ऐसे होते हैं, वो इसे जगाए या तंग करे तो क्या वो थकन की परवाह किए बिना इसके साथ देगा। ये दोस्ती थी तो कमाल थी। वो खुश हुई, ये मोहब्बत थी और बेपनाह थी, और अभी समझ नहीं पाई थी, अभी इसे अनजान रखा गया था। दखान खफगी से इसे देख रहा था, जो इसके आने से पहले ही सादा से लिबास में, मेकअप और ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ से आज़ाद, बिल्कुल सादगी में बैठी थी। हाथों में स्किन केयर लोशन लगाते वो ऐसे बैठी थी जैसे इस कमरे में बिल्कुल अकेली हो। दखान को इसका एटीट्यूड बेहद बुरा लग रहा था, मगर वो जब्त किए बैठा इसे देखता रहा। वो दरअसल इसकी डिटाई की हद देखना चाहता था। वो लोशन लगाते ही बेड के पास आई। दखान की नज़रें अब भी इसी पर जमी थी। वो तकिया उठाकर सोफे की जानिब पड़ गई। वही टिपिकल तरीका अपनाया था ताल्लुकी जाहिर करने का। ये एक लंबा कमरा था जिसकी चौड़ाई से दोगुना ज़्यादा लंबाई थी। एक साइड पर बेड और ड्रेसिंग टेबल सेट थे। इसी तरफ ड्रेसिंग रूम और अटैच बाथरूम था। बेड का ताज दीवार से लगा हुआ था और इसके दाईं तरफ 5-6 कदम के फासले पर ग्लास स्लाइड डोर था और इससे बाहर खुली टेरेस थी। ग्लास डोर पर अभी पर्दे फैले हुए थे। बेड की बाईं जानिब 10 कदम के फासले पर सीटिंग एरिया सेट था, जिसके ऊपर ही शीशों का नफीस सा फानूस लगा हुआ था। कमरे में इस वक्त सब लाइट्स ऑन थी और कमरा पूरी तरह दिन का समा दे रहा था। बेड पर बैठा दखान कमरे गर्दन तिरछी मोड़कर बड़े सोफे पर चादर फैलाकर खुद पर डालती शफा को जब से सोने की तैयारी करते देख रहा था। आप बचपन से ही ड्रामेबाज थी और अभी आप कहती हैं मैं बदल गई हूँ, मेच्योर हो गई हूँ। तो ये है आपकी वो मेच्योरिटी? दखान ने सीने पर हाथ बांधते ताक कर निशाना लगाया। शफा बुलबुलाकर उठ बैठी। वो बेड ग्राउंड से कमर टिकाए टांगे सीधी किए सुकून से बैठा इसे देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा है इतना बड़ा ड्रामा करूँ कि इस घर का हर फर्द और सब मेहमान जाग कर देखें। मेरा बस चले तो इस कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में जाकर सो जाऊं और कोई पूछे तो कह दूं इमचोर और खुद से छोटे लड़के से शादी हो जाए तो लड़की का यही हाल होता है। शुक्र करो नहीं किया ऐसा कुछ। शफा एहसान जताकर बोलती, इसका दिमाग भग से उड़ा गई। वो टांगे समेट कर सीधा हुआ, संजीदगी से इसे देखते हुए बेड से उतरा और स्लीपर्स पहनी। शफा ने नासमझी से इसे देखा और इसका रंग तो तब उड़ा जब वो मजबूत कदम उठाता इसके सामने बढ़ा। कहाँ आ रहे हो अब? शफा बड़बड़ाकर चादर अपने गिर्द लपेटती इसे देखने लगी। वो सीधा चलता हुआ सोफे पर एक तरफ सिमट कर बैठी शफा के बिल्कुल सामने पास बैठ गया। अब बताएं ज़रा क्या कहा आपने? इमचोर और छोटा। मैंने कौन सी इमचोरिटी दिखाई है आपको? अभी मैंने कुछ कहा ही कब है? वो इसके चेहरे पर झुका संजीदगी से बोल रहा था, अंदाज धमकाता हुआ था। शफा की रूह फना हुई। इसे अभी तक खान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। वो बुरी तरह पछताई। कुछ नहीं कहा, माफ़ करो मुझे। वो बहाने से हाथ जोड़कर बोलती, पीछे खिसकी। सोफे का किनारा इसे मजीद पीछे होने से रोक गया। इसका बस नहीं चल रहा था उतर कर दूर जा गिरे और इसे रोब झाड़ कर कहे, पास मत आना अब मेरे, और वो मान जाए। दखान ने इसका बाजू पकड़कर झटके से इसे अपनी तरफ खींचा। शफा का ख्याल इस झटके से टूटा। मैं जानता हूँ आप एब्सेंट हैं। ये रिश्ता आपके लिए अचानक और गैर मुतवक्का है और आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ ताकि आप ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को खुद ही कबूल करें, मगर आप मुझे ये गुस्सा दिलाएंगी तो मैं भी अपनी मनमानी करूँगा। वो इसके गिर्द बाजू फैलाकर इसका नाजुक सा वजूद अपने हल्के में लिए धीमे लहजे में बहुत कुछ बावर करवा रहा था। शफा इसके हिसार में कसमसा कर पीछे होने लगी। जब इसने
घेरा मजीद तंग करते इसे घूर कर देखा तो वो मुंह खोले इसका रोब झाड़ता अंदाज देखने लगी। वो अपनी बात मुकम्मल होने से पहले इसे हिलने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। वो जिता रहा था वो कैसे आराम से इसे हैंडल कर सकता है। अब बताएं आप क्या चाहती हैं? मैं आपको वक्त दूं इस झटके से संभलने के लिए और इस अचानक ताल्लुक के जुड़ जाने को कबूल करने के लिए? वो इसी संजीदगी और रौब से सवाल कर रहा था। शफा ने बच्चों की तरह तेज़ी से हाँ में सर हिलाते हुए अपने खुश्क पड़ते होंठों को तर किया। तो फिर अच्छे से रहें, मैं आपका साथ दूंगा। अपना रवैया बेहतर करें, हमारे अलावा और किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि आप नाखुश हैं। अब दोबारा आपने मुझे इमचोर या छोटा कहा या समझा, इस दिन मैं अपनी इस बात और वादा को भूल जाऊँगा। फिर मुझे गिला मत करिएगा, फिर मैं अपने तरीके से ही हैंडल करूँगा आपको। दखान अब भी इसी रोबदार संजीदा लहजे में बोल रहा था। शफा इसे देखें बेजान सी बैठी रही। मेरे पास आकर सोएं, आप यहाँ अनकंफर्टेबल रहेंगी तो मैं भी वहाँ सुकून से नहीं सो सकूँगा। उठकर इसके सामने हाथ फैलाते हुए वो बोला तो शफा सारा लिहाज बुलाई से घूरने लगी। तुमने जो कहना था कह दिया और मैंने सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। मैं जैसे भी सोऊं तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोलती अपनी बात से एक बार फिर दखान का दिमाग घुमा के इसने झुक कर एक हाथ में तकिया थामा और इससे पहले कि शफा को समझती इसे बाहों में बढ़ते किसी गुड़िया की तरह उठा चुका था। उतारो मुझे घटिया बदतमीज़ इंसान, नीचे उतारो मुझे। तुम कुछ ज़्यादा फ्री हो रहे हो, शफा गम गुस्से से चीखती, मगर वो इसे बेड पर लाकर फेंक चुका था। शफा ने दांत कुचका कर इसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे, जहर लगते हो ज़बरदस्ती जताते हुए। शफा फूले सांस के साथ गुस्से से बोलती जा रही थी। चेहरा गुस्से की शिद्दत से जल उठा था। दखान ने चादर लाकर इस पर फेंकी। सो जाएं अब, गुड नाइट। इस पर झुककर गाल थपथपा कर वो डिठाई से मुस्कुराया। आंखों के तासरात ने शफा को खौफजदा किया था। वो इसे अपनी मेच्योरिटी की झलक भी अच्छे से दिखा दी। पीछे होता इसे बहुत कुछ चिता गया था। अगर वो चाहे तो इसकी बोलती बंद करवा सकता है और चाहे तो शफा को ज़ेर कर सकता है। वो बेड पर फैल कर सो रहा था। शफा ने थूक निकलते हुए हलक तर किया। लरजते हाथ एक दूसरे में बींच कर वो गहरे गहरे सांस भरती अपना गुस्सा कम करने लगी। दखान के लिए दिल में मजीद गुस्सा नफरत बढ़ रही थी। मीसना गुन्ना घटिया इंसान असलियत पर आ रहा है अपनी। मैं कोई डरती हूँ इससे? वो दिल में बोलती। चादर खुद पर डाले खौफ से सिमट गई। साइड पर सोए दखान ने एक नज़र इसके चादर में लिपटे गठरी बने वजूद को देखा तो निचला लब दांतों और तले दबाकर हंसी रोकता रुख फेर गया। कितनी इजी हैं आप शफा, आप बस बोलने की हद तक बहादुर हैं, वरना। वो नफ़ी में सर हिलाता बड़बड़ाते हुए सब लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन करता, फिर से आकर सुकून से लेटता इसकी तरफ देखता रहा। आह माय क्यूट वाइफ, मुस्कुराने लबों को छुआ। वो जान गया था वो अभी इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं। अभी वो दखान को दिल में जगह देने के लिए तैयार नहीं, मगर इसे मनाना और इसके दिल में मोहब्बत जगाना बहुत आसान था। हर लड़की का आसान होता है, बस थोड़ी तवज्जो इज़्ज़त और मोहब्बत, बस यही तो चाहिए होता है हर लड़की को, और दखान इससे बढ़कर इसे देने को तैयार था। वो हैरत से सामने लगे LED में चलती न्यूज़ देख रही थी। लीगल कार रेसिंग में पिछले 1 साल से मुसलसल फर्स्ट आने वाले प्लेयर ने एक बार फिर सबकी उम्मीद पर पूरा उतरते फर्स्ट प्लेस ली थी। न्यूज़ एंकर शोर मचा मचा कर इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान के खिलाबे मिला रही थी। वो ऑरेंज कलर की फार्मूला ई कार से टेक लगाए मगरूर सा खड़ा था। हुजूम में इसके फैंस ने शोर मचाया हुआ था और मोहब्बत के इजहार से भरे बोर्ड्स हाथ में उछालती लड़कियां चीख रही थी। इसकी हिजल सुनहरी आंखें चमक रही थी। इरमा को आज पता चल रहा था वो क्या काम करता है। वो हैरान रह गई। इसे अपनी कैद में रहने वाला वो एक लीगल कार रेसर था, दुनिया के लिए परफेक्ट और फेमस पर्सनैलिटी। रिपोर्टर्स अब इससे मुसलसल कामयाबी का राज पूछ रहे थे। जब वो कैमरे की आंख में देखता बोला, माई पैशन, आई डोंट लाइक टू लूज गेम। एक जुमला और सब वाज़ह कर गया। इसमें जुनून था, शौक़ था। शौक़ में जुनून शामिल हो जाए तो कामयाबी आपके कदमों में रहती है। इसे किसी भी खेल में हारना नहीं पसंद और जीत के शौक़ से ज़्यादा हारने का खौफ इसे बेहतर से बेहतरीन खेलने पर मजबूर करता है। वो बता रहा था इस फील्ड में आने के बाद से बस एक ही बात याद रखे हुए था, इसे जीतना है। आपके मता आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम? रिपोर्टर ने चीखते चिल्लाते लोगों को देखते हुए मुस्कुराकर इसे मतवज्जा किया। इफ़ यू आर वॉचिंग मी आई लव यू। कैमरे की तरफ देखकर वो शौक़ी से बोलता आंख मार गया। इरमा को लगा वो इसे देख रहा है। इसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। इसने बेसख्त रिमोट से ऑफ करते हुए स्क्रीन को स्याह कर दिया।
अब वैसे भी बैठे बैठे थक चुकी थी, ना बैठा जाता था ना ही चला जाता था, मगर वो डीठ बनी हिम्मत करती कमरे से निकल आती थी कि बिस्तर पर गिर जाने से कोई इसकी नकाहत महसूस न कर ले। वो नहीं चाहती थी मरने से पहले किसी को इसके हाल की खबर हो। काफ़ी देर वो वहीं नीम दराज सांस बहाल करती रही, फिर अपने लागर वजूद को हिम्मत करते हरकत दी और उठकर कमरे की तरफ जाने लगी। दीवारों के सहारे चलती इरमा को लगा अब इसका चलना फिरना ख़त्म हो जाएगा, अब वो बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। चंद कदम चलकर ही वो बुरी तरह हाँप गई थी। इसकी हिम्मत जवाब देने लगी। स्लो पॉइजन का असर इसके अंदर फैल रहा था। दीवारों के सहारे झुककर तेजी से सांस लेती वो अपने कमरे तक पहुंचना चाह रही थी। वो खात्मा किचन में मसरूफ़ थी और इरमा चाहती भी नहीं थी कि वो मुतवज्जा हो। वो हर एक हरकत और हर बात अपने मालिक को बताती थी। इसकी टांगें बेजान हो रही थी और वह दीवार से टेक लगाया बिगड़ने को थी जब वो घर में दाखिल हुआ। लाइव इंटरव्यू के फ़ौरन बाद वो सीधा घर पहुंचा था। इसे सामने गिरता देख तेजी से पहुंचा और सहारा दिया। इरमा इसका सहारा लेकर खड़ी नजरें चुराने लगी। दिल में जोर था, एक खौफ था पकड़े जाने का। तभी वो सामना करने से भी अब घबरा रही थी। वो इसे संभाल कर सहारा दिए कमरे में ले जाने तक बगौर इसका जायजा ले रहा था। निहायत जर्द रंगत, सफ़ेद खुश्क होते होंठ और आंखों के गिर्द स्याह हल्के जो अब गहरे हो रहे थे। चेहरे पर शादाबी की कोई रमक बाकी नहीं रही थी, मगर नाजुक नकूश में कशिश अब भी बाकी थी। इसका वजूद किसी लागर बीमार बुजुर्ग की तरह कमज़ोर हो रहा था। इसे बेड पर लिटाकर वो सीधा हुआ और पुरसोच नज़रें इस पर जमाकर इसकी दिन ब दिन गिरती हालत की वजह खोजनी चाहिए। वो क्यों यूं मरती जा रही थी। अचानक एक ख्याल के तहत वो चौंका और तेज़ी से वहाँ से निकलता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। साइड टेबल की ड्रॉर खोली, वहाँ से स्लो पॉइजन की शीशी गायब थी। बदतरीन खदशात सच हो रहे थे। इसे याद था इसने यहीं छोड़ दी थी, फिर भी इसने सब दराज खोले, कमरे की हर मुमकिन जगह छान मारी। शीशी कहीं ना थी। उसका शक यकीन में बदल गया। वो इसके कमरे में पहुंचा तो इरमा ने आंखें मीच कर खुद को सोता जाहिर किया। वो इसकी साइड ड्रॉर की टेबल की ड्रॉर छान रहा था। इरमा का खौफ से दिल धड़का। क्या वो जान गया स्लो पॉइजन के बारे में? इसके पसीने छूट गए। नकाहत ज़दा वजूद में लग़्ज़िश पैदा हुई जब वो इसके पास आन खड़ा हुआ। जहर कहाँ है? मैं अच्छे से पूछा हूँ तो बता दो। मैं जानता हूँ तुम जागी हुई हो। इस पर झुककर निहायत सर्द और सख्त लहजे में पूछा गया। इरमा के लब कँपाए। इसने बोलना चाहा, इनकार करना चाहा, मगर मुकाबिल के सर्द हिज़ल आंखें इस पर जमी हुई थी और इनकार की गुंजाइश बाकी ना रही थी। इरमा ने उंगली इस तरफ करते ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया, मगर इसके चेहरे की तरफ देखने की गलती ना की। वो लब भींचता जब से सीधा हुआ और जाकर मतलूबा जगह से वो शीशी निकाल ली। आंखों के सामने शीशी की तकरीबन आधी थी। इसने पूरी शिद्दत से वो शीशी, कांच की शीशी, दीवार पर दे मारी। शीशी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई और इरमा का जिस्म पूरी तरह कांपने लगा। तो तुम मरना चाहती हो? नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर नहीं। वो इरमा के पास आकर ठंडे टार लहजे में बोलता, इसकी हड्डियों तक जमा गया। अब इरमा को वो अपने सामने रखने वाला था। अब इस पर नज़र रखी जानी थी और जाने अब वो इसके साथ क्या करने वाला था। वो इससे लापरवाह था, दूर था, मगर इरमा ने यह हरकत करके इसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ मोड़ ली थी। वो जो हैरान था, कैद में रहती लड़की कैसे बिना शोर किए, बिना चीखे चिल्लाए खामोशी से रह रही है। अब सब वाज़ह हो गया था। वो खामोश नहीं थी, वो खामोशी से अपना काम कर रही थी। वो बुज़दिल नहीं थी, वो बड़ी बहादुरी से मौत को अपने करीब करती इसे मात देने वाली थी, मगर अब नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।